अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शहजाद अहमद मुस्तफ़ाई। आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज कोल्ड चेन मैनेजमेंट एट द कम्युनिटी फार्मेसी के कोल्ड चेन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, और अगर इसमें कहीं ना कहीं एरर आएगा तो उससे नुकसान क्या होगा और इस एरर से बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कोल्ड चेन मैनेजमेंट से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोल्ड चेन है क्या। कोल्ड चेन असल में ये है सिस्टम, ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम जो है अपनी जो मेडिसिन हैं उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं और उनकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मैं यहाँ पे असल में बात कर रहा हूँ फ्रिज आइटम्स की, क्योंकि फ्रिज आइटम्स जो हमारे हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं, तो हम उनको कूल टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं। इसी तरह से क्योंकि एक जगह जहां वो बन रही है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू द कम्युनिटी फार्मेसी, एक पूरा हमारा चेन सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। और उसमें ज़रूरी है कि जो हमारी मेडिसिन ये बन रही हैं, बनने के प्रोसेस से लेके हमारे एंड तक पहुंचने तक, एंड यूजर तक मैं कहूँगा, वहां तक पहुंचने के लिए इनको टेम्परेचर मेंटेनेंस की बड़ी ज़रूरत होती है। अगर इस पे कहीं भी टेम्परेचर को मेंटेन ना किया जाए, उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर इनको रखना ज़रूरी है, उस टेम्परेचर पे ना रखा गया तो ये ख़राब हो जाएंगी और ये नुकसान भी दे सकती हैं। तो सिंपल इज दैट कि कोल्ड चेन की अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन समझाऊं, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स विद इन द टेम्परेचर रेंज। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हमारा फार्मेसी का रूम टेम्परेचर क्या है। फार्मेसी का जो रूम टेम्परेचर है ना, वो है 20 से 25 सेंटीग्रेड। ठीक है। अब मैं ये पूछूंगा कि भाई जो कोल्ड टेम्परेचर है ना, या मैं कहूं फ्रिज टेम्परेचर, वो क्या है, तो वो बताएं। तो वो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि वो फ्रिज जो हमारा टेम्परेचर होता है वो होता है 2 टू 8 सेंटीग्रेड। ठीक है। ये हमारा कोल्ड फ्रिज टेम्परेचर होता है, जिसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन रखते हैं। हमारी वैक्सीन्स, बायोलॉजिकल्स, अच्छा हमारी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें एयर ड्रॉप से एक क्लोरोफेनिकोल का, अगरचे मेथाक्लोर देखोगे वो बाहर रखा होगा, लेकिन नहीं, प्रोपेन इंजेक्शंस हैं हमारी सारी की सारी इंसुलिन्स हैं। ठीक है। हमारा एमाटेट का जो है वैक्सीन, इसी तरह से रेबीज वैक्सीन हो गई, हेपेटाइटिस वैक्सीन, मतलब ऑल वैक्सीन वो हमारे फ्रिज में होती हैं। हमारे इंसुलिन फ्रिज में होती हैं, हमारे बायोलॉजिकल्स हो गए। तो ये कुछ जो हमारी स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं ना, ये स्टोर्ड होती हैं कहाँ पे, हमारे इस कोल्ड चेन सिस्टम में। ठीक है। अगर ये फेल हुआ, अगर आपने उस टेम्परेचर को मेंटेन ना किया, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फार्मा कंपनीज टू एंड यूजर, तो क्या होगा, तो उससे होगा कि जो हमारी ड्रग है वो अपना काम शो नहीं करेगी। असल उसका जो इफेक्ट है ओरिजिनल, या हम कहें कि उसकी पोटेंसी, वो लूज हो जाएगी। उसी तरह से फिर हो सकता है कि कोई इंटरेक्शंस हो, इंटरेक्शंस नहीं तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट आ सकता है। इसी तरह से और क्या होगा, और हम जब पैसे लगा रहे हैं ना, तो हमारे पैसे भी तो ज़ाया होंगे ना। तो ये एक फेलर की वजह से कितने कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। मैं अगर एग्जांपल्स में आपको एक पूरी मैंने तफसील बताई है यहाँ पे, तो उसमें हमारी वैक्सीन हैं, वैक्सीन हेपेटाइटिस, रेबीज हो गई, ठीक है, एमाटेट हो गई, अच्छा मतलब कि वोरिसिला वाली हो गई, अच्छा चिकन पॉक्स की भी हो गई। ये सारी की सारी जो है ना, जो हमारी
एक पूरी गाइडलाइंस है वैक्सीनेशंस की। वो सारी की सारी जो वैक्सीनेशंस है ना, मैं इस वैक्सीनेशंस को अलहदा आपको समझाऊंगा। वहां पे भी हम इस कोल्ड चेन को ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। तो एक एज अ होल मैं आपको बताऊं तो हमारा जो वैक्सीनेशंस का पोर्शन है वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह से हमारी इंसुलिन हैं, इंसुलिन की जो जो टाइप्स हैं वो सारी की सारी, चाहे वाइल्स हैं चाहे पेनफिल्स हैं। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो वाइल्स क्या हैं, पेनफिल्स क्या हैं, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंसुलिन सारी की सारी हो गई, आई ड्रॉप्स हो गए हमारे। मैंने जिस तरह से आपको कहा कि क्लोरामफेनिकोल, असल में क्लोरामफेनिकोल हमारा जो एंटीबायोटिक है ना, ये रूम टेम्परेचर पे भी होता है। रूम टेम्परेचर पे भी हम रखते हैं, बाहर भी रखते हैं। मेथाक्लोर जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। लेकिन जो कुछ उसमें जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे जो इनएक्टिव हैं, जो उस ड्रग को स्टोर करने में प्रिजर्वेटिव्स हैं, कुछ हमारे एक्सिपिएंट्स हैं, उनकी कंपोजिशन ऐसी है कि उन्होंने क्या करना है, इस जगह पे रहना है। क्योंकि अगर क्लोरामफेनिकोल की बात की जाए, मेथाक्लोर तो रूम टेम्परेचर पे भी तो रखा है ना, ड्रग वहां पे क्यों नहीं खराब हो रही? तो उसके एक्सपिएंट्स का ही यहाँ पे एक रोल है। इसी तरह से हमारे बायोलॉजिकल्स हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे। अच्छा, अब जो ये कोल्ड चेन सिस्टम है फार्मेसी का, ये अहम क्यों है? अब हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो है ना, हम पेशेंट किसके लिए खरीदते हैं भाई? हम मरीजों के लिए खरीदते हैं ना, ताकि उनको ट्रीट कर सकें, उनको जो है हमारा जो हेल्थ बर्डन है उसको हम कम कर सकें। तो इसलिए हम खरीदते हैं। सबसे पहले हमारा पेशेंट सेफ्टी एस्पेक्ट होता है कि भाई इसको मैनेज करेंगे तो बंदा ठीक होगा। अगर गलत टेम्परेचर पे हम इसको रखेंगे तो उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो बंदा क्योर नहीं होगा, उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगी, उसके पैसे ज़ाया होंगे। इसी तरह से हमारा रेगुलेटरी है भाई साहब। जब भी आपकी इंस्पेक्शन होती है, जब भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर आपकी फार्मेसी पे आता है तो क्या चेक करता है? एक तो आपका एसी चेक करता है, फिर सीधा जाता है कि आपके पास फ्रिज है या नहीं। चाहे फ्रिज छोटी हो चाहे फ्रिज बड़ी हो, कहेगा कि भाई आपकी फ्रिज कहाँ पे है। तो ये एक हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंस है कि हमें इस चीज को लाजमन बालाजमन फॉलो करना है। इसी तरह से फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एज अ फार्मेसी ओनर आपके लिए मसला है। एक मिसाल मैं आपको समझा देता हूं। अगर तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले बात करते हैं, फार्मा वाला ही गलत भेज रहा है, कंपनी वाले ही खुद गलत ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू टेम्परेचर कोल्ड टेम्परेचर पे नहीं आ रही, तो मेडिसिन जो हमारी थी वो तो पहले से खराब होके आ गई है ना। लेकिन हमें नहीं पता चला, हमें वहां तक तो हमें आइडिया ही नहीं है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन तक फार्मा इंडस्ट्री से कैसे पहुंची है। अब अगर वहां से सही पहुंची है तो फिर अगला फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन वाला है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमारे तक आया, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके पहुंचा रहा है, आइस बॉक्स में लेके आ रहा है, छोटी फ्रिज में लेके आ रहा है, या एसी लगा के आ रहा है अपनी गाड़ी में, आया कहीं ना कहीं उस रूल्स को फॉलो करके आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हमारी प्रोडक्ट फिर खराब। अब हम तक पहुंची है और अगर हमने मेंटेन ना की तो वो तो खराब हो जाएगी ना। अब हमने एक तो पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए लिया, दूसरा अपना बिजनेस रन करने के लिए प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं ना। तो जब वो चीज खराब होगी, बिकेगी नहीं, तो आपको प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? अब जब आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो खराब होके आपके उल्टा लॉस में आएगी। इससे आपका ही नुकसान है, आपके पैसे ही इसमें गए। तो अब क्या, ये फाइनेंशियल लॉस होता है। इससे बचने के लिए, क्योंकि ये महंगी प्रोडक्ट्स भी होती हैं, 2000, 4000, 5000, 20-20 हजार। ओजेम्पिक ये अभी मार्केट में आ रही है इंसुलिन। ओजेम्पिक एक पेनफिल जो है ना, एक पेनफिल 19,000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने एक
आपको मैं बता देता हूं, एक इंजेक्शन है, ठीक है, बोविन के नाम से था, ब्लिस, BLES के नाम से, ब्लेस। 33,000 का इंजेक्शन है, बच्चों में लगता है, ठीक है। तो कितनी महंगी महंगी ये एटम्स हैं, ठीक है, हमारी मेडिसिन है ये। तो अगर इसको नहीं हम कंट्रोल रखेंगे, नहीं इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा है। पेशेंट सेफ्टी, रेगुलेटरी कंप्लायंस, फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। इसी तरह से हम अगर इस टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं तो हमारी वैल्यू है। हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हम जो काम कर रहे हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ साथ हम ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। हम हर चीज को उसके मुताबिक, जो उसे चीज चाहिए उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो इससे हमारी सोसाइटी में रेपुटेशन डेवलप होती है, शोहरत, फेमस होते हैं कि यार यहां जाओगे तो यहां चीजें तुम्हें ओरिजिनल मिलेंगी, यहाँ पे हर चीज को उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रखा गया है, यहाँ पे दवाई तुम्हें सही मिलेगी। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है। तो इससे आपकी ही रेपुटेशन है, ठीक है। तो इसी तरह से अब जब सारा कुछ तुम इन चीजों को इंश्योर कर रहे होगे तो साफ जाहिर है तुम्हारी जो मेडिसिन हैं डिग्रेड नहीं होंगी, ठीक है। तुम्हारा जो सेफ्टी और एफिकेसी की हमारे जो इश्यूज हैं वो भी नहीं बनेंगे। हमारा जो पेशेंट आ रहा है उसको ट्रस्ट है हम पे कि अगर मैं यहां से मेडिसिन लूंगा तो मुझे वो सही ओरिजिनल 100% ऑथेंटिक देगा, ठीक है। और इसी तरह से फिर हमारा फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा। जब चीज खराब ही नहीं होगी तो हमें नुकसान कहां से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट्स भी मिलेंगे। तो ये एक हमारा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और ये जो हमारा फार्मा कनेक्शन है ना, ये बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो इस तरह से इतनी बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस है। अब आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यहाँ पे रेंजेस हैं। अगर आपको पीपीटी में मैं दिखाऊं तो रेफ्रिजरेटर मेडिसिन का 2 to 8, जिसमें एग्जांपल्स है हमारे इंसुलिन, वैक्सीन्स। फ्रीजर मेडिसिन होती हैं समहाउ, तो उसमें जो है -15 to -25, but at that time I have not seen these medicines in Pakistan। अगर इसका कोई मिसाल मिली, कोई प्रैक्टिकल चीज मिली, बकायदा उसकी वीडियो बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल मेडिसिन होती हैं, उसका हमें पता है कि हमारे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, ठीक है, तो ये हमारे रूम टेम्परेचर पे होते हैं। अब कोई भी, मैं आपको सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, कोई भी मेडिसिन जिसको उसके मुताबिक इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा वो खराब हो जाएगी, ठीक है, सिंपल बता रहा हूं। आगे है कि कोल्ड चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। अब ये कंपोनेंट्स क्या हैं कि भाई अगर तूने कोल्ड चेन बनानी है, कोल्ड चेन को लागू करना है, तो तुझे क्या क्या चीज जरूरत होगी। सबसे पहले इक्विपमेंट चाहिए भाई, सबसे पहले मुझे फ्रिज तो चाहिए, रेफ्रिजरेटर तो चाहिए, सबसे पहले बेसिक्स तो वो आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब फ्रीजर तो तुमने ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी, ठीक है, वो भी आ गई, उसके बगैर तो चलेगा नहीं। मैं बेसिक इसलिए, आप कहेंगे कि आप तो ना इतनी छोटी छोटी बात कर रहे हैं, ये तो हमें पहले से पता है। भाई देखो, ये ना माइंड क्लिक्स की बातें हैं सारी, ठीक है, आपको सारा कुछ आता होगा, बट रिवीजन है, हमारी मेमोराइजेशन है, हमारा समझाने का एक तरीका है कि हम इतनी बेसिक से आपको इतनी छोटे से इतनी छोटी सी छोटी चीज को भी एक्सप्लेन करें कि अगर कोई जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो अगर देखे तो उसको समझ आ जाए, ठीक है। हम इस बेस पे काम कर रहे हैं। अब आपने फ्रिज ले ली, ठीक है, आपने जो है फ्रिज को चला भी दिया,
अब आपने टेम्परेचर भी तो मेजर करना है ना भाई। टेम्परेचर कैसे मालूम करोगे? उसके लिए थर्मामीटर चाहिए होगा। डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं जो कि हम रखते हैं फ्रिज के ऊपर, वो जो है हमारी मॉनिटरिंग कर रही होती हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर का, वो कैसा है, वो कितना है, कितनी फ्लक्चुएट कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा। तो डिवाइसेस बड़ी सस्ती विद इन 1000 रेंज के अंदर अंदर आपको मिल जाती हैं। तो वो जो है हम यूज करते हैं एट हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, जहां जहां रेफ्रिजरेटर होते हैं। ठीक है, तो ये है। इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रोसीजर्स में तो टेम्परेचर मॉनिटर भी करना होता है। एक प्रॉपर 1 मंथ का डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपने उसमें बकायदा लिखना होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है, बकायदा ड्रग इंस्पेक्टर आके चेक करता है, आपसे डॉक्यूमेंटेशंस मांगता है कि आपके पास फ्रिज है, आपके पास रेफ्रिजरेटर, जो आपकी कोल्ड चेन की मेडिसिन है वो आपके पास रखी हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसका आपने डॉक्यूमेंटेशन किया भी है या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट का काम है। मैं ऐसा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर रहा हूं, सिर्फ हम सारा कुछ देख रहे होते, रूम टेम्परेचर की भी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, रेफ्रिजरेटर आइटम्स की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाकायदा शिफ्ट 3 शिफ्ट्स में हम काम कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो बंदा करता है फार्मासिस्ट, वो साइंस करता है, टाइम लिखता है और देखता है कि कितना टेम्परेचर है। अगर कहीं पे गड़बड़ है तो फौरन से मेंटेनेंस को बुलाया जाता है कि भाई ये टेम्परेचर नहीं पहुंच रहा, या फ्रिज का मसला है, कोई मसला है, हल करें और इसको इस रेंज 2 to 8 पे लेके आए। अगर चाहे हो रहा होता है, हमेशा इससे ऊपर जाता ही नहीं। 6.5, 6.7, 6.5, 6.7 रात को क्योंकि ठंड हो जाती है तो वो तो 3 पे आ जाता है, ठीक है, 4 पे आ जाता है, 3 पे आ जाता है, या मैक्सिमम चला जाता है तो 5 पे। ठीक है, वो रात के ठंड इफेक्ट की वजह से। तो इसी तरह से फिर इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं, वो आगे मैं आपको चल के बताता हूँ। ट्रेंड पर्सनल होना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से हमने हैंडलिंग करनी है, किस तरह से हमने मॉनिटरिंग करनी है, क्या क्या हमने डॉक्यूमेंटेशंस बनाने हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी है, मैंने आपको पहले ही इतना मतलब कि वाइड बता दिया कि फार्मा इंडस्ट्री से आएगा यहाँ तक एंड यूजर। अब हमसे जब एंड यूजर खरीदेगा, यहाँ पे एक चीज और मेंशन करने वाली थी कि हमारा जो कस्टमर मुझसे खरीदेगा तो उसको भी मुझे आइस बॉक्स में देना है, ताकि जितना वो ट्रेवल कर सके उसका कम से कम वो टेम्परेचर उस टेम्परेचर में खराब ना हो। हम वो उसको टेम्परेचर मुहैया करें, आइस बॉक्स दे देते हैं कि वो ठंडा इफेक्ट उसको मिलता रहे और जाके घर में वो फिर उसी रूम टेम्परेचर अपने रेफ्रिजरेटर में जाके रख देगा। ठीक है, तो ये जो है ना अहम चीजें हैं। अब स्टोरेज गाइडलाइंस हैं, अगर इस स्टोरेज गाइडलाइंस, मेरे ख्याल से मैं आपको इतनी चीजें वाइड बता चुका हूं कि अब जो है इसमें कोई कमी बेशी नहीं रहती। खैर, लेकिन ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें प्रैक्टिकली भी फॉलो करनी होती हैं, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे न्यू ऐड हो रहा होता है। तो स्टोरेज कंडीशंस अगर हम देखें तो हमने जो अपनी मेडिसिन है ना वो रेफ्रिजरेटर में तो रखनी है, बट हमने उनको जो है ना ऊपर ऊपर बहुत ऊपर भी नहीं रखना, क्योंकि वो जो ऊपर आप ना 2 टाइप्स के देखेंगे कि ना, एक तो हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज हैं, वो समथिंग एल्स। कहीं आपने देखी होंगी किसी किसी जगह किसी फार्मेसी पे फैंस लगे हुए थे अंदर। ठीक है, तो वो जो है ना जो जिस टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं ना, ऊपर ऊपर रखोगे तो बहुत ज्यादा ठंडा इफेक्ट मिलेगा अच्छा खासा। इसलिए उसको बचाने के लिए हम मिड में, मतलब हमने मिड वाली जगह पे जो है ना अपनी मेडिसिन को रखना होता है। ठीक है, इसी तरह से हमने, क्योंकि ओपनिंग सामान निकालना भी तो है, बेच रहे हैं तो हम निकालेंगे भी तो सही, तो हमने जो गेट है ना उसके करीब करीब भी नहीं रखनी, टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा, ऑब्वियसली निकालेंगे तो। रेफ्रिजरेटर का भी जो हमारा टेम्परेचर है वो इसी वजह से ऊपर नीचे होता है कि हम बार बार खोल रहे होते हैं, वो जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, मतलब कि
हम अगर 5 पे रखना चाह रहे हैं तो 7 पर रखा है, अगरचे विद इन रेंज है, बिल्कुल उसी रेंज में, बट वो खुलने की वजह से बार बार, उसकी वजह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते या वो हमें चीज अचीव नहीं हो रही होती। अब ये है कि सारी मेडिसिन को भी हमने बड़ा क्राउडली नहीं फेंक देना, ऐसे बड़ी तरतीब के साथ हमने जो है ना उन मेडिसिन को रखना होता है, ठीक है। और सबसे अहम ज़लाटान ज़लाकॉम, ये एक फ्रिज आइटम जो है आई ड्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये ना लुक लाइक ऐसे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब 1% इसमें जो आपको ना एक ग्राफिक्स का पता चलेगा बस, बाकी बड़ा लुक लाइक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उन फ्रिज आइटम्स को आपने बाकायदा लेबलिंग करनी है, बड़ी बड़ी मोटी हेडिंग्स के साथ जो है ना लेबलिंग करनी है, ताकि आपसे मिस्टेक डिस्पेंसिंग में भी ना हो, ठीक है। मसला होता है फिर ये ना, तो आपने इस चीज का लाजमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये आपने लुक लाइक वाले को और साउंड लाइक वाले को तो बड़ा, और आपने उनको ऊपर नीचे रखना है, एक साथ भी नहीं रखना, डिफरेंट लोकेशंस पे रखना है, ये बहुत अहम है, बहुत इसमें मिस्टेक्स होती हैं फिर, ठीक है। और अगर हो सके तो हम वैक्सीन वगैरह को अलहदा टेम्परेचर्स या अलहदा हमारा जो रेफ्रिजरेटर सेक्शंस है उसमें रखें अगर पॉसिबल है तो। लेकिन हम एक, क्योंकि हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को भी देखना होता है और भी चीज़ों को देखना होता है, तो हमें इतनी बहुत अगर बड़ी सेटअप है तो भी तो हम लेके चल सकते हैं, वरना अगर हम स्टार्टअप ले रहे हैं तो हम छोटी फ्रिज से लेते हैं, दैट्स गुड। आप स्टार्टअप ले रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, ठीक है, स्टार्टअप तो लिया है ना। तो ये चीज, अब टेम्परेचर मॉनिटरिंग है, अब यहाँ पे आपको चीजें नजर तो आ रही होंगी, बट मैं आपको क्या मतलब कि सिंपल बता रहा हूँ हम क्या करते हैं, ठीक है। हम जैसे ही जाते हैं, हमारी शिफ्ट होती है, हम जाके टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं, टेम्परेचर टाइम देखते हैं, एक शीट लगी होती है बकायदा, वहां पे हम जाके नोट डाउन करते हैं कि कितना टेम्परेचर, थर्मामीटर से देखेंगे ये टेम्परेचर है इस टाइम, ये था। तो इस तरह से वो एक पूरा डॉक्यूमेंट्स, पूरा पेज जो है हर मंथ फिल हो रहा होता है। इस तरह से हम देखें तो हमारा मैनुअल बुक्स भी हैं, वो मैनुअल काम कर रहे हैं हम। इसी तरह से आने वाले दौर में देखेंगे तो जो है हमारे डिजिटल चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, और जो है स्टोरेज वाली होंगी, एआई का दौर आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें ऐड होगा, तो वो एडवांस टेक्नोलॉजीज की तरफ चलेगा। अच्छा, इसमें अब क्या हो सकता है, अब कॉमन ब्रीचेस क्या हो सकती हैं, रिस्क्स क्या हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, बट जो है वही चीज़ें हैं। अगर हम देखें तो कासेस में भाई बिजली जा सकती है, बिजली जाएगी तो चलेगा, नहीं तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसी तरह से इम्प्रॉपर स्टोरेज है, ओवरक्राउड कर देते हैं, जो हमारा दरवाज़ा है वो खुला रहता है, तो उससे जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर इफेक्ट करेगा उसको, फ्रिज आइटम और रूम टेम्परेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इससे भी मसला होगा। अच्छा, इसमें इनकरेक्ट ट्रांसपोर्ट मेथड्स हैं, भाई सिर्फ आप पेशेंट को गलत नहीं दे रहे, मैंने आपको पहले बताया, फार्मा से अगर सही नहीं आ रही, डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आ रही मेडिसिन, तो वो तो भी इसी में आएगा ना, इस कोल्ड चेन की ब्रीचेस में आएगा। अब उससे होगा क्या, अब ये चीज़ें होंगी तो मैं पहले आपको जिस तरह से बता सका, वैक्सीन्स की पोटेंसी कम होगी, फाइनेंशियल लॉस होगा, इसी तरह से फिर हमें पेनल्टीज, ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, चेक करेगा, अगर वो चीज़ें नहीं मेंटेन तो हमें जुर्माना लगेगा, भाई सीधी सी बात है, ठीक है। इसी तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि हम जो अपनी कोल्ड चेन है उसको हमने मेंटेन करने के लिए क्या क्या ऐसा करें कि वो जो है बिल्कुल ठीक रहे, ठीक है, हम सारा कुछ उसको जो कर रहे हैं वो स्मूथली चले। तो हम क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, हम जो है फार्मेसी स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटर्स लेके आए, और जो है इसी तरह से वो जो स्पेसिफिक इसके लिए बनाए गए हों। इसी तरह से हम अपने स्टोरिंग कंडीशंस को देखें, प्रोडक्ट्स कैसे रख रहे हैं, कैसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आया क्राउडी नहीं होना चाहिए, बार बार डोर्स ओपन तो नहीं हो रहा, तो ये भी है। ट्रेन करना चाहिए, स्टाफ को बताना चाहिए कि आपने किस तरह से इस कोल्ड चेन में काम करना है, कैसे इन चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन क्या कुछ करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट।
इसी तरह से हमने सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल है, तो वो जो है उनकी गाइडलाइंस हैं वो भी हम पढ़ सकते हैं, उनको भी फॉलो कर सकते हैं हम कि वो किस तरह से हैं और कैसे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। अब इमरजेंसी है, अगर इमरजेंसी में बिजली चली जाती है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बैकअप पे जनरेटर होना चाहिए, कोई ना कोई कूलिंग सिस्टम होना चाहिए कि बैकअप पे अगर बिजली चली जाती है तो हम अब क्या करेंगे। तो जनरेटर होना चाहिए, SOPs होनी चाहिए, और जो अगर हमारी वैक्सीन खराब होती हैं तो उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। इसी तरह से रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, WHO की हैं, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उसकी भी हैं, और लोकल लॉज हैं, हमारे फार्मेसी काउंसिल्स के भी हैं कि किस तरह से है, वही जो मैं आपको पहले बता चुका सब वही हैं। ट्रांसपोर्टेशंस है, ट्रांसपोर्टेशंस मेरे ख्याल से अब इतना बताने की नहीं ज़रूरत कि किस तरह से, बस यही है, वैलिडेटेड होने चाहिए सारी चीज़ें, बॉक्सेस कूल जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, कंडीशन जो है आइस पैक्स की बहुत अच्छी होनी चाहिए, टेम्परेचर डिवाइसेस लगी होनी चाहिए, और जो है हम जो ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जिस जगह पे वो है उस चीज़ को नहीं ओपन करना बार बार ट्रांसपोर्टेशन में। इसी तरह से जिस कस्टमर को हमने देनी है तो कोशिश करनी है कि उसको जल्द से जल्द क्विक डिलीवरी करवाएं ताकि इफेक्ट ना हो। इसी तरह से अब अगर हम कॉमन एरर्स क्या क्या हम गलती कर सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा। कॉमन एरर्स हमारे क्या हो सकते हैं, हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर लें, पुअर टेम्परेचर मॉनिटरिंग है, हम उस पर ख्याल ध्यान ही नहीं दे रहे, ये भी हो सकता है। ओवर क्राउडेड है, ठीक है, बैकअप नहीं है हमारा, मतलब जनरेटर वगैरह नहीं है, बिजली चली जाती है आल्सो, और हमने स्टाफ को ट्रेन ही नहीं किया हुआ कि आप आएंगे ऐसे मॉनिटर करेंगे, ये चीज़ें देखेंगे, कुछ कोई मसला आ रहा है उसको रिजॉल्व करना है, बताना है, सारा कुछ ट्रेन ही नहीं कर रहे, तो आल्सो कॉमन एरर्स हैं हमारे ये। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एज अ फार्मासिस्ट हमारा क्या रोल हो सकता है, हम जो है प्रॉपरली इंश्योर, हम फार्मासिस्ट ही इन चीज़ों को देखने वाले हैं ना, हमें भी पता है कि कैसे मेडिसिन हैं, क्यों इस्तेमाल हो रही हैं, इनको कैसे काम करना है, क्या सारा कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इनकी स्टोरेज पे काम करना होगा, हैंडलिंग पे काम कर सकते हैं हम स्टाफ को ट्रेन कर सकते हैं, इंटर्नीज को ट्रेन कर सकते हैं, इसी तरह से हम इनके टेम्परेचर्स को ऑडिट भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, और जो है पेशेंट को ऑब्वियसली एजुकेट भी कर सकते हैं कि इंसुलिन को कैसे स्टोर करना है, घर पे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे रखना है, सारा कुछ एज अ फार्मासिस्ट हम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट और आगे है कि रिपोर्ट करना है कि कौन सी चीज़ें सही हुई, कौन सी नहीं हुई। 1 महीने की रिपोर्ट है हमारे पास, उसको देखना है कहाँ पे डेफिशिएंसी है और कहाँ हम इन चीज़ों को सही कर सकते हैं। ये था कोल्ड चेन मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी वीडियो बन गई, बट अगर इसको एक्सप्लेन नहीं करते तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये एक अहम पार्ट था और हमने कोशिश की है कि आपको बड़ा छोटी सी और बड़ी एक बेसिक से बड़े स्मूथली और प्रैक्टिकली ये चीज़ें समझाएं। थैंक यू सो मच।